सो नेक्स्ट हो जाता है सर्विस प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बाय सेल ऑफ फूड ग्रेन्स, केरोसिन, शुगर, एडिबल ऑयल अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आप सबने राशन कार्ड का नाम सुना होगा, राइट? जी सर। राशन कार्ड में क्या होता है कि एक लोएस्ट प्राइस पे राइस मिलता है, लोएस्ट प्राइस पे आटा मिलता है, लोएस्ट प्राइस पे चीनी चीनी मिलता है। मिलती है। तो अब अल्टीमेटली एक बात बताओ, जो शॉप्स का जो मालिक होता है, जो ये बांटता है, वो अल्टीमेटली सर्विस किसको दे रहा है? गवर्नमेंट को दे रहा है ना। ये गवर्नमेंट का गवर्नमेंट को। स्कीम है ना कि आप जो गरीब लोग हैं उनको ये सामान सस्ते रेट पे दो। उसके लिए इनको क्या मिलता होगा, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, राशन प्रोवाइड वाले को, पता नहीं कुछ अच्छा टर्म होता है, राशन देने वाला कुछ बोलते तो है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इसको या तो कमीशन देती होगी या मंथली कुछ फीस हम्म। देती होगी कि ये भाई ये सामान सस्ते रेट में बांटो। तो ये अल्टीमेटली ये जो ये प्रोवाइडर है, क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो। नो। आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी अभी इंसर्ट हुआ है 22/7, सॉरी 8/7/2022 में, या 18/7/2022 में इंसर्ट हुआ है, देख लेंगे कब। ये रेसिडेंशियल डवेलिंग को टैक्सेबल कर दिया ना, और कुछ नहीं है। रेसिडेंशियल डवेलिंग मतलब समझते हैं, रहने वाला जो घर होता है उसमें लोगों ने ऑफिस हाँ। बना दिए। आफ्टर कोरोना लोगों ने क्या हम्म। किया, रहने वाले घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ठीक है, वर्क फ्रॉम बस। होम तो एम्प्लॉय कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो कुछ लोग वर्क फ्रॉम सॉरी ऑफिस फ्रॉम होम चला रहे हैं, घर के एक कोने में हम्म। 4 टेबल लगा के, एक टेबल लगा के लैपटॉप रखा, और सर्विसेज वहीं से दे रहे हैं। और प्रॉब्लम पता है क्या है, कि घर का रेंट हम्म। बिजनेस में चार्ज कर रहे हैं, इसलिए अच्छा। सेक्शन आ गया उठ करके। सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल डवेलिंग फॉर यूज ऑफ रेसिडेंस। देखो यहां तक ये पहले ही था, इतना पहले था, बाद में इसको इंसर्ट करके डाल दिया, एक्सेप्ट वेयर द रेसिडेंस डवेलिंग इज रेंटेड टू ए रजिस्टर्ड पर्सन। अब ये कहता है कि अगर आपने अपना रेसिडेंशियल किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे दिया है रेंट पे, हम्म। किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, हम्म। तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है, पहली बात। ठीक है, अगर हाँ। आपने अपना फ्लैट किसी कंपनी को दे दिया अपने ऑफिस के लिए, तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है। हम्म। ठीक है, आगे देखिए, हम्म। फॉर द पर्पस ऑफ एग्जेम्पशन अंडर दिस एंट्री सेल कवर सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल डवेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन where the registered person is proprietor of a property concern and rents the resident dwelling in his personal capacity for use of his own residence। ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने कोई भी फ्लैट किसको दिया, एक टैक्सेबल पर्सन को दिया जो जीएसटी में जी। रजिस्टर्ड है, और वो इसको पर्सनल किसके लिए यूज कर रहा है, अपने घर रहने के लिए यूज कर रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट, जीएसटी में एग्जेम्प्ट है। हम्म। ठीक है जी। लेकिन अगर उसको वो हम्म। क्या बोलते हैं, अपने प्रोप्राइटरी कंसर्न के लिए क्या बोलते हैं, ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, पता कैसे हम्म। चलेगा कि सर ऑफिशियल है कि पर्सनल है? भाई बैलेंस शीट उठाओ, अगर बैलेंस शीट में रेंट है तो पहले रेंट का चेक करो कि रेंट एग्रीमेंट किस चीज का है, रेसिडेंशियल नेचर का है हम्म। कि कमर्शियल नेचर का है। अगर हम्म। कमर्शियल नेचर का होगा तो जाहिर सी बात है, जिसने रेंट पे दिया है वो तो जीएसटी चार्ज करेगा ही करेगा। हम्म। अगर वो रेसिडेंशियल नेचर का है तो इस वाले एग्जाम्पशन सेक्शन में आ जाओ। वो बोलता है कि अगर रेसिडेंशियल सेक्शन का है तो फिर वो कहाँ चला जाता है, आरसीएम में, अगर वो किसके लिए यूज हो रहा है, ऑफिस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। ऑफिस के लिए। सो दोबारा पढ़िए, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन इज प्रोप्राइटर of a proprietorship concern and rents the residential dwelling in his personal capacity for use as a own residence, and such renting is on account and not that of proprietorship concern। अब जाहिर सी बात है, अगर आपने वो रेंट प्रोप्राइटरी कंसर्न पे लिया है तो ऑफिस यूज हो गया, हम्म। और ऑफिस यूज हो गया तो एग्जेम्पशन खत्म। हम्म। एक्सप्लेनेशन टू,
Nothing contained in this entry shall apply to accommodation services for a student in residence, student in residence जो पीजी वाला होता है, and accommodation services provided by hostel, camp, paying guest accommodation and like this। मतलब उसके ऊपर जो नॉर्मल लगता था वो नॉर्मल लगता रहेगा। मतलब अल्टीमेटली जो पिंग गेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं ना वो आपके जो पिंग गेस्ट के लिए सेक्शन वगैरह है वो जो नॉर्मल सेक्शन है वही लगेगा। मतलब उसको कंफ्यूज हम्म। इस पॉइंट से नहीं करना। हम्म। नेक्स्ट आता है सप्लाई ऑफ अकोमोडेशन सर्विसेज हैविंग वेल, हम्म। कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं सर। सप्लाई ऑफ अकोमोडेशन सर्विसेज हैविंग वैल्यू ऑफ सप्लाई लेस देन और इक्वल टू 25,000 रुपीज पर मंथ प्रोवाइडेड एट द अकोमोडेशन सर्विसेज सप्लाई फॉर द मिनिमम कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ 90 डेज। देख लीजिए, ये अकोमोडेशन सर्विसेज कौन हम्म। देती है? पीजी, हम्म। हॉस्टल्स। कह रहे हैं कि अगर आपने 25,000 से कम चार्ज किया तो जीएसटी में एग्जेम्प्ट है, बट कम से कम हम्म। वो 90 डेज का होना चाहिए। 20। मतलब अगर देखिए कोई भी हॉस्टल पीजी लेता है कॉन्टिन्यूस पीरियड के लिए लेता है ना, एक दो दिन के लिए तो कोई लेता नहीं। या। ठीक है, अगर एक दो दिन के लिए लेता है तो फिर फिर वो होटल हो जाता है। हम्म। तो कोई भी पिंग गेस्ट अगर 90 डेज से ऊपर के लिए है और 25,000 से कम चार्ज कर रहा है तो इट मीन क्या हो गया, वो एग्जेप्ट हो जाएगा। 20,000। जी। आइए, ये भी बहुत नहीं सर। इंपॉर्टेंट है। मतलब ये इंपॉर्टेंट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल मेरे कभी पकड़ में आया नहीं बट यस होना चाहिए। अगर कभी कल को आपके पास किसी कंपनी का अकाउंटेंट बनो या किसी कंपनी का ऑडिट करने का हाथ लगे तो ये बहुत बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सॉरी। सर्विसेज बाय ए पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी। हम्म। सर्विसेज बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्ट एनी रिलीजियस सेरेमनी। अगर कोई आप धर्म का काम करते हो, पूजा पाठ कराते हो, वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। हम्म। सॉरी, हे भगवान। सर्दी लग गई आपको। हम्म। रेंटिंग ऑफ, आप देखिए यहाँ पे ये जो सारे क्लॉज बताना चाहूंगा आपको, मैं थोड़ा सा वो दे दूं बैकग्राउंड, दो क्लॉज किसके बारे में। ये क्लॉज क्या है कि कोई भी ट्रस्ट, सोसाइटी, एनजीओ होता है, मंदिर होता है, गुरुद्वारा होता है, मस्जिद होता है, उसके आसपास शॉप्स होते हैं। आंसर इज यस, होते हैं, होते हैं। यस। शादी वाला बैंक्वेट होता है, होता है, हम्म। यस होता है। हम्म। ठीक है, उसके बाद स्टे के लिए रूम रेंट दिए जाते हैं, हाँ। स्टे के लिए धर्मशाला होता है। तो ये तीन चीज होते हैं मंदिर के आसपास। ठीक है, तो हम्म। इन सब के ऊपर उन्होंने कुछ लिमिट लगा रखी है कि अगर हम्म। शॉप्स का रेंट 1,000 रुपीज है, मुझे अभी आपको अमाउंट बता दूंगा कितना है। तो एक्स अमाउंट है, एक्स अमाउंट से ऊपर है तो जीएसटी लगेगा, एक्स अमाउंट से नीचे तो जीएसटी नहीं लगेगा। वैसे ही शादी का जो हॉल का चार्ज अगर आपने एक्स अमाउंट से ऊपर लिया है तो जीएसटी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। और जो रूम रेंट होता है रुकने का, उसका भी हम्म। एक्स अमाउंट से ऊपर है तो जीएसटी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो ये क्लॉज सारा का सारा केवल उसी के बारे में कहना चाहता है। ठीक है जी, तो दोबारा पढ़ते हैं। हम्म। अगर सर्विसेज बाय वे ऑफ पर्सन कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, रेंटिंग ऑफ precincts of religious place meant for general public on managed by any entity registered in the चैरिटेबल चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट। सेक्शन 12 ए। अगर कोई भी ऐसे एंटिटीज को रन करती है जो कि 12 ए में रजिस्टर है, या ट्रस्ट जो 12 ए बी में रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो वो क्या होगा, हम्म। ऐसे रिलीजियस सेरेमनी के लिए कोई भी काम करता है तो एग्जेम्प्ट होगा, प्रोवाइडेड अगर रूम का रेंट, रेंटिंग ऑफ रूम्स वेयर चार्जेस आर 1,000 रुपीज और मोर पर डे। अगर आपका जो भी रूम आप लेते हो 1,000 रुपीज और मोर है, देखिए 999 तक है तो आपका एग्जेम्प्ट रहेगा, राइट, जीएसटी नहीं लगेगा। हम्म। 1,000 और मोर है तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। कौन देगा? जो रूम रेंट कलेक्ट कर रहा है। रेंटिंग ऑफ हम्म। प्रीमाइसेस, कम्युनिटी हॉल्स, कल्याण मंडपम, ये क्या होता है, शादी शादी के लिए यूज होता है, हॉल जिसे कहते हैं।
हम्म। ओपन एरिया एंड लाइक वेयर चार्जेस आर 10,000 रुपीज और मोर पर डे। मतलब अगर आप कोई मैरिज हॉल बुक करते हो, ठीक है, रिलीजियस प्लेस के आसपास, और उसको 10,000 रुपीज और मोर है ना, हाँ, अगर समझ। 999 है, 49 है, तो क्या जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो। लेकिन 10,000 और उससे ऊपर है तो वो मंदिर जीएसटी कलेक्ट करेगा और जीएसटी पे भी करेगा गवर्नमेंट को। जो आसपास की शॉप्स है उसका रेंट कितना होना चाहिए? 10,000 और मोर। ये कितना होगा? 999 तक है शॉप्स की रेंट, तो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अगर 10,000 से ऊपर है तो जीएसटी लगेगा। क्लियर है? हम्म। अब आ जाइए दोबारा से। ये आई थिंक मेरे ख्याल से वो ट्रेन वाली होगी, पैसेंजर्स की सर्विसेज वाली, ट्रेन वाला क्लॉज है कि कौन कौन सा एग्जाम है, कौन कौन सा टैक्सेबल। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, सॉरी, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट अ कंपनी बिलोंगिंग्स बाय बाय एयर इन इकोनॉमिक क्लास embarking from or terminating in an airport located in the state of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, सिक्किम, त्रिपुरा और बैगडोगरा। कह रहा है कि यहां पे जो एयरपोर्ट है, इन जगह पे वहां से उतरना और वहां पे चढ़ना इकोनॉमिक क्लास के टिकट पे जीएसटी नहीं लगेगा। ओके। मैम एक बात बताओ, जब मैं सीए फाइनल में था ना, तो उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, हम्म। हम्म। एक टिकट ट्रेवल एजेंट है, हम्म। उसने सर्विसेज दी अच्छा। है ट्रेन की, हम्म। मतलब एक मिस्टर एक्स को ट्रेन की टिकट करा के दी, हाँ। जो कि एसी वाली थी, स्लीपर थी। एक मिस्टर वाई थे, उसको उन्होंने टिकट करा के दिया मुंबई टू दिल्ली, ठीक है, बैग हम्म। डोगरा टू कश्मीर, कश्मीर टू अच्छा। बैग डोगरा। और हमसे ये पूछ रहे थे बताओ जीएसटी किस पे लगेगा, जिस जीएसटी किस पे नहीं लगेगा। अब एक बात हम्म। बताओ मैम, बंदा फिर भी अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम याद कर ले, बैग अब डोगरा यात्रा कैसे कहाँ याद से करे? करे? आधा टाइम तो सुना ही नहीं होता ना। सुना ही नहीं मैम, हमने तो उस टाइम हमें हमें हमने भी पहली बार सुना था कि क्या होता है ये बैग डोगरा, फिर हमें लगा कि इंडिया के बाहर का कोई देश होगा। ओहो। तो आप सीए फाइनल लेवल पे आप सोचो कहाँ से सवाल उठाया उन्होंने। हम्म। ऐसे ऐसे हमें प्रताड़ित किया अरे, जाता था। सीए का तो मैंने ऑब्जर्व किया है, और जितने भी सीए हैं आसपास, मतलब हम्म, हाँ हर हाँ साल, यार, एक एक रह गया, 2 पॉइंट हाँ से रह मैम, गए, 4 पॉइंट से रह गए, वही फंसे रह जाते हैं कितना कितना टाइम। इसके रूल्स बड़े टफ है ना मैम, टफ हाँ। बहुत रूल्स है, आपको पता है रूल्स? नहीं हुई सब। रूल्स बड़े टफ है मैम, मैं वैसे बता देता हूँ जनरल नॉलेज के लिए। एक्चुअली ना मैम, बड़ा हम्म। रूल्स टफ क्या है मैं बता देता हूँ। ये हर लेवल पे ना 3 लेवल होता है जिसको हम बोलते हैं फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। फाइनल, हाँ। सब में मान लेते हैं कि 8 सब्जेक्ट है, हम्म। यहाँ तो फिर भी 4 ही है। जब हम थे यहाँ पे 8 सब्जेक्ट था, यहाँ 8 सब्जेक्ट था। अच्छा। 8 सब्जेक्ट को ना 2 ग्रुप में बांट दिए, चार, हम्म। चार, चार, चार। अच्छा। कहते हैं कि 400 मार्क्स का पेपर है, हम्म। मतलब 4 सब्जेक्ट हो गए सब में। हम्म। कहते हैं कि 100 नंबर का पेपर है, सौ हम्म। सौ ईच। हम्म। 100, 100, 100। अब लाने कितने हैं? आपको टोटल 200 लेके आने हैं, अच्छा। और सब में 40 लेके आने हैं मिनिमम। अच्छा। अगर आपने, मेरे साथ तो कई बार हम्म। हुआ है, मैं बताता हूँ। मैं जब फाइनल में फेल हुआ था, तो हम्म। मेरे आए पहले में आया शायद, हाँ, जब फाइनल में फेल हुआ तो मेरे आए 198।
ओ, ओ, फेल हो गया। सब में मेरे, किसी में 40 थे, किसी में 42 थे, किसी में 45 थे, किसी में 40 थे, ऐसे करके 198 आया, मैं फेल हो गया। हम्म, अगली बार देखा तो मैंने सोचा दोनों ग्रुप देता हूँ। फिर मेरे 196 आए और 198 हो रहा है, हम्म, फिर फेल हो गया। अरे वाह, सब में 40 थे। 40, अच्छा। 40, 40, मतलब किसी में 42, मतलब एक कंडीशन में, ये जो कंडीशन था ना, दो कंडीशन था कि टोटल 200 होने चाहिए हम्म, और सब में 40-40 होने चाहिए। हाँ, मिनिमम, हाँ। फिर मैंने इसका गेम समझा। फिर मेरे एक में आया 213, हम्म, मतलब सब में 40 से ऊपर आए होंगे और पास हो गया। हम्म, अब मान लो कोई बंदा, हम्म, मैम इसका ट्रिक ट्रिक समझो, कोई बंदा 250 लेके आता है, मान लो हम्म, पहले पेपर में 75, 80, हाँ, हाँ, 70 और यहाँ और मिल एक में गया। लेके आ गया 39, हाँ, तो वो बंदा फेल है। अब बंदा बोलेगा ये जी तो क्या हुआ, बहुत। इस बार में इसमें इस वाले सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए थे, अब मैं इसमें लेके आऊंगा 40 से ज्यादा, तो हो सकता हम्म, है ये 40 से 50 ले आए, तो पता लगे ये वाला आ गया 39 में। हम्म, अरे बाप रे। हालांकि अगर हाँ, तो 60 मार्क्स, तभी लगे, हाँ तभी हालांकि, अभी समझ में आया कि तभी लगे रहते हैं कि दो दो मार्क्स से रह गए, एक मार्क्स के रह गए, और इसलिए समझ आ रहा है अब कि क्यों लगे रहते हैं सभी। हाँ हालांकि अगर 60 मार्क्स लेके आ जाते हैं ना हम, तो वो पेपर हमें देने की हम्म, जरूरत नहीं है। लेकिन वो भी खाली 3 अच्छा, अटेम्प्ट के लिए होता है वो, अच्छा, एक सब्जेक्ट में वो भी। अगर ओके, जैसे इसमें नहीं तीनों तो में फिर लेके आ दोबारा। गए, तो आप कोई भी एक ऑप्ट हम्म, कर लो कि आपको वो पेपर नहीं देना। हम्म, लेकिन वो भी कब तक हम्म, वैलिड रहेगा, अगर 3 अटेम्प्ट तक आप फिर चल 200 रहा। ला के पास हो गए तो ठीक, वरना दोबारा 4 रुपए पढ़ दो। बाप रे। तो दिस इज वेरी इसलिए ट्रिकी। लोग फंसते हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि कभी इस कोई बोलेगा कि मैं यहाँ वाले एक नंबर रह गया इस वाले में। हाँ, हाँ, कभी अब मेरे किसी का जैसा एक बंदा, एक नंबर रह अब मेरे जाता है। जैसा बंदा बोलेगा कि मैं यहाँ पे 2 नंबर से रह गया। हाँ, करेक्ट। अब मेरे ये तो बहुत सब ट्रिकी में है। 40-40 आते थे, बट टोटल नहीं बन पाते थे, तो 2 बार 3 बार तो मैं खुद फेल हुआ था। हाँ, 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 चलिए, सो दोबारा आते हैं हम। अगर कोई भी इकोनॉमी क्लास की टिकट है और कहाँ से, टू एंड फ्रो फ्रॉम, एम्बार्किंग मतलब चढ़ना, टर्मिनेटिंग मतलब उतरना, टू उतरना। एंड फ्रो, फ्रॉम कहाँ से, ये सारे लोकेशन से है, और कौन सी टिकट है, इकोनॉमिक क्लास की टिकट है, तो जीएसटी हम्म, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। अगर आप नॉन एसी हम्म, कॉन्ट्रैक्ट कैरीज मतलब बस में बैठते हो तो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन रेडियो टैक्सी में बैठोगे, क्योंकि अदर देन लिखा है, रेडियो टैक्सी पे जीएसटी हम्म, लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एक्सक्लूडिंग टूरिज्म, कंडक्ट टूर और चार्टर हायर, उस पे भी जीएसटी लगेगा। अगर आपने कोई भी बस हायर किया है, किसके लिए, चार्टर के लिए, हायर के लिए, घूमने के लिए, तो उसमें भी जीएसटी लगेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है स्टेज कैरीज अदर देन एसी, आपका ये बस की बात कर रहा है, एसी जो नॉन एसी बस होते हैं उस हम्म, पर जीएसटी नहीं लगता। नेक्स्ट हम्म, आता है प्रोवाइडेड डेट नथिंग कंटेन आइटम बी एंड सी अब सेल अप्लाई, अगर आप इसको ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा रन किया जाता है भाई, तो उसमें जीएसटी लगेगा, सीधी सी बात है। अगर आप देखेंगे हम्म, आजकल ओला उबर जो है, हाँ, एसी हो या एसी ना हो, हम्म, सेक्शन 95 में उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। मैंने बताया था आपको जब पढ़ाया था। जी, ये नहीं बोलेंगे आपकी, मुझे तो एग्जाम्पल लिस्ट में दिखा हुआ था कि स्टेज कैरीज अदर देन एसी, तो जी मैंने तो ओला उबर जो लिया था उसमें एसी था ही नहीं। और आजकल हम्म, तो एक नया कॉन्सेप्ट आ गया शटल का। शटल कुछ नहीं है, बस होता है, तो बस में हाँ, बंदे बैठने की सर्विसेज लेते हैं। हाँ, चलिए नेक्स्ट देखिए, services provided to central government by way of transportation of passengers with or without belongings by air embarking or terminating at regional connectivity scheme airport against consideration viability gap फंडिंग। मैं बताता हूँ ये क्या है, ये पूरा पढ़ूंगा नहीं, बस मैं समझा देता हूँ क्या कहना चाहता है ये क्लॉज क्या कहना चाहता है। हम्म, देखिए, जैसे एक पिथौरागढ़ जगह है, हम्म, पिथौरागढ़ हमारे उत्तराखंड में, यूके में, पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ है। हाँ, तो अगर यहाँ पे कोई एयरपोर्ट बनता है,
अब यहाँ पे इंडिगो आ गया, हम्म। यहाँ पे एयर एशिया आ गया, यहाँ पे एयर इंडिया आ गया, और बाकी जो भी एयरलाइन है। अगर वहां हम्म। पे कोई 4,000 टिकट रखेगा तो कोई सवारी हम्म। बैठने नहीं आएगा। तो हम्म। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप टिकट रखो 2,000 रुपए या 2,500 रुपए, और हम्म। जो भी शॉर्टफॉल हुआ आपको 1,500 रुपए का, वो कौन देगा? वो हम देंगे। कौन हम? मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट। तो क्या ये जो शॉर्टफॉल जो 1,500 का जिसको बोलते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग, क्या हम्म। इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो। नो। ठीक है। गवर्नमेंट बोलेगा एक तो तुम 1,500 रुपए ले रहे हो मेरे से, और ऊपर से जीएसटी भी लोगे, तो ये ठीक नहीं है। हम्म। तो गवर्नमेंट ने अब यहाँ पे टिकट सस्ता करेगा तभी तो लोग बैठेंगे, तभी तो ये एयरपोर्ट चलेगा। हम्म। तो बस ये इसीलिए। हम्म। और वो भी स्टार्टिंग के 3 साल के लिए था ये। थैंक तो यू उसके भाई। बाद आदत पड़ जाएगी लोगों उसके बाद मैम एयरपोर्ट चल पड़ेगा ना। को। वही कह रही हूँ, आदत पड़ जाएगी, फिर लोग प्लेन से ही ट्रैवल करेंगे। उसके बाद तो टिकट चाहे 4,000 का हो, 2,000 का हो, चाहे 25, लोग जाएंगे ही जाएंगे ना। जाएंगे ही जाएंगे। नेक्स्ट क्लॉज आता है, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट बिलोंगिंग्स, रेलवे इन एग्जेम्प्ट है। देखिए क्या बोला इसने, ये सर्विस एग्जेम्प्ट है रेलवे में। कौन सा? अदर देन फर्स्ट क्लास, एसी, मेट्रो, मोनोरोल, टीम वे। ये ट्रेन अदर में। देन क्लॉज चल रहा है। सॉरी, ट्रेन में। ये यहाँ यहाँ एक सेकंड, सॉरी सॉरी, यहाँ अगर रेलवे में आप फर्स्ट एसी में चलते हैं या एसी वाले में चलते हैं तो जीएसटी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। अल्टीमेटली बच कौन सा गया? जनरल एंड स्लीपर क्लास। इस पे जीएसटी स्लीपर। नहीं। पैसेंजर विद और विदाउट बाई मोनोरेल, मेट्रो में चलते हैं, मोनोरेल में चलते हैं, ट्रैम्प वे में चलते हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा। इनलैंड वाटरवेज, ये क्या होता है? हमेशा लगेगा लगेगा। इनमें नहीं ऊपर लगेगा। है इन अ क्लास अदर देन। अच्छा। नहीं नहीं मैम, ये केवल अदर एक देन लॉस ए का क्लॉज नहीं में। नहीं। मैम अच्छा मैम अच्छा, ये देखो, ठीक है ठीक है। ये हाँ। 1 और 2 के लिए, हाँ। अदर देन जो है ना, ये 1 और 2 के लिए है। करेक्ट करेक्ट। आई गॉट। तो मेट्रो, मोनोरेल, ठीक है। ट्रेन पे चलेंगे तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। इनलैंड वाटरवेज जो होता है, मतलब कि समुद्र के अंदर जो वो चलाई जाती है, बोट, बोट जिसे कहते हैं। हम्म। एक फिल्म आई थी पीछे, हम्म। मन मन फिल्म में देखेंगे, पूरा फिल्म बोट पे ही खत्म हो जाता है। तो उस पे जो होंगी उस पे जीएसटी नहीं लगेंगे उसकी टिकट्स पे। हम्म। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन प्रीडोमिनेटली फॉर अ टूरिज्म पर्पस, मतलब कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने क्या बोलते हैं टूरिज्म पर्पस से लिए लिया हुआ है तो उस पे जीएसटी लग जाएगा, एक लोकेशन से हम्म। दूसरे लोकेशन जाने के लिए। मीटर कैप पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए ऊपर ना वो ए बी सी चल रहा है, ए हाँ बी जी हाँ जी। डी ई, तो इन सबके ऊपर क्या है, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। नहीं। प्रोवाइडेड डेट कि अगर ये सारा, अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर कर रहा है हम्म। तो जीएसटी फिर तो लगेगा, बात लगेगी। खत्म। हम्म। ठीक है जी। हम्म। अगर ये सारा काम ई कॉमर्स ऑपरेटर कर रहा है तो जीएसटी लग जाएगा। बढ़ेगा कौन? ई कॉमर्स ऑपरेटर, ओला, ई उबर। कॉमर्स ऑपरेटर। अब आती है गवर्नमेंट की एक और सर्विसेज, सॉरी, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गुड्स। ये गवर्नमेंट की नहीं है, ये जीटीए वालों की है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ट्रांसपोर्ट अगर वो एजेंसी। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गुड्स अगर रोड से जाता है तो एग्जेप्ट है, एक्सेप्ट द सर्विसेज ऑफ जीटीए, जीटीए टैक्सेबल है, कुरियर एजेंसी टैक्सेबल है, बाई, दोबारा देखिए, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, रोड से कोई सामान का आना जाना एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर वो जीटीए दे रहा है तो टैक्सेबल है, कुरियर एजेंसी दे रहा है तो वो टैक्सेबल है। इनलैंड वाटरवेज।
इंडियन वाटरवेज वही आपका जो समुद्र के मार्ग से लेके जाते हैं तो एग्जेम्प्ट है। नॉन नॉन टैक्स। एक्सप्लेनेशन, नथिंग कंटेंट इन दिस एंट्री सप्लाई टू ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर ये सारी सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर दे रहा है, जैसे रैपिडो के साथ अब वो नहीं आ गया, आपका कोई सामान भेजने के लिए कौन सा ऐप यूज होता है आजकल, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, हम लोग भी कुरियर भेजते हैं आजकल। वो हाँ, इंस्टा उबर के साथ। सामान उठाता है और आगे लेके चला जाता है। बहुत अच्छा नाम है, नाम हाँ, बोल। डंजो टाइप्स। हाँ मतलब सामान डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज करते हैं। हाँ। हाँ। नाम तो बहुत अच्छा, जस्ट अभी भूल रहा हूँ, क्योंकि वो ई कॉमर्स ऑपरेट करता है ना उसको। हाँ, वो डॉक्यूमेंट्स सारा उठाया। उबर पे भी है, उबर पे भी है, ओला पे भी है, सब पे है। हाँ तो इसीलिए उन्होंने टैक्सेबल कर रखा है ना। हाँ। नेक्स्ट आता है, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू कस्टम स्टेशन क्लियरेंस इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको जब शेड्यूल थर्ड पढ़ाया था उस टाइम भी बताया था कि इंडिया के बाहर से कोई भी सामान इंडिया के कस्टम तक आता है, यहाँ तक आया है। हाँ। चाइना से कोई सामान यहाँ पे आया, चाइना से कोई सामान यहाँ पे आके उतरा, तो ये क्या है, आउटसाइड इंडिया से एयरपोर्ट तक आ रहा है, पोर्ट तक आ रहा है, बंदरगाह तक आ रहा है, तो उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। यहाँ पे लिखा अप टू। ठीक है। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयरक्राफ्ट फ्रॉम कस्टम स्टेशन टू क्लियरेंस ऑफ टू प्लेस आउटसाइड। देखिए कह रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयरक्राफ्ट फ्रॉम कस्टम स्टेशन टू क्लियरेंस। अब मान लीजिए अगर हम लोग वहां जाएंगे, पोर्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो मान लो यहाँ से सामान यहाँ तक, मान लो ये 2-3 किलोमीटर में फैला हुआ है, हो सकता है हाँ। पॉसिबली। तो 2-3 किलोमीटर में ही हाँ। अंदर अंदर कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह के लिए यूज किया जा रहा है, कोई ट्रक से सामान जा रहा है या किसी भी चीज से, तो वो भी क्या है, एग्जेप्ट रहेगा। हाँ। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयरक्राफ्ट फ्रॉम कस्टम स्टेशन इन इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। अब यही वाला है कि अब ये उल्टा है कि कोई यहाँ से सामान यहाँ पे आ गया, ठीक है, मतलब इस वाले एरिया में एंट्री ले ली और 2 से 3 किलोमीटर लंबा है ये, तो अब हाँ। यहाँ पे तो एंटर करके बंदा चला गया, नॉर्मल जीटीए जाएगा, हाँ। दुर्गा ट्रांसपोर्टेशन वाला। आगे हाँ। अंदर के लिए जो अंदर के जो होंगे ऑथोराइज्ड बंदा, वही यहाँ से लेके यहाँ तक छोड़ेगा, और फिर यहाँ से यहाँ बाहर जाएगा हाँ। जहां भी जाना होगा। तो ये वाला एरिया एग्जेप्ट। हाँ। आ जाइए, सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज एग्जेम्प्ट। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेल और वेसल्स फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर ऑफ द फॉलोइंग गुड्स। अब आ जाओ जी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा। मतलब इंडिया में इंडिया सामान ट्रांसफर कर रहे हो, चाहे किसी भी चीज से, वेसल से कर रहे हो, रेल से कर रहे हो, इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो भाई, रिलीफ डिजास्टर का हो गया, सामान। डिजास्टर हो गया, रिलीफ मटेरियल लेके जा रहे हो, डिफेंस के लिए मिलिट्री इक्विपमेंट्स लेके जा रहे हो, न्यूज़पेपर लेके जा रहे हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेके जा रहे हो, मिल्क, असेंशियल। मिल्क सॉल्ट फूड ग्रेन्स लेके जा रहे हो, ऑर्गेनिक मैन्योर लेके जा रहे हो, तो ये कब सारा क्या है ये, एग्जेप्ट। क्या है ये, एग्जेप्ट। मतलब अगर एग्जाम्प्ट। कल का किसी ने आप में से किसी ने क्लास रिवाइज किया हो तो मैंने बताया था कि ये सारे गुड्स जो जिंदा होते रहने हैं का सामान। वो एग्जेप्ट होते हैं। अब इसका लाना और ले जाना भी गवर्नमेंट ने एग्जेप्ट कर दिया। मतलब कि हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जीवन जीने के लिए जो नॉर्मल चीजें होती है, एक हाँ। नॉर्मल रूटीन लाइफ जीने के लिए जो भी नॉर्मल चीजें होती है वो सारी गवर्नमेंट ने एग्जेप्ट कर रखी है। हाँ। आगे आप देखेंगे हॉस्पिटल भी एग्जेप्ट है और शिक्षा भी एग्जेप्ट है। हाँ। शिक्षा तो आजकल दुकान बनी हुई है। और सारी के सारी अगर देखेंगे सर्विस प्रोवाइडेड फाइव बाय स्टार। जीटीए। अब देखिए अगर ये जीटीए जो है, ऊपर उन्होंने बोला था ना कि जीटीए की सर्विसेज टैक्सेबल होगी, अब ये कह रहे हैं कि अगर हाँ। जीटीए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेके लाता ले जाता है तो भी एग्जेप्ट हो जाएगा, मिल्क लेके लाता हाँ। है, सॉल्ट लेके आता है, तो भी वो एग्जेप्ट हो जाएगा। हाँ। ठीक है जी, ठीक है। ऑर्गेनिक मैन्योर, न्यूज़पेपर, रिलीफ मटेरियल, डिफेंस मिलिट्री आइटम्स, ये सब क्या होगा, इसमें जीएसटी नहीं लगेगा। नहीं नहीं। सर्विस प्रोवाइडेड बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। देखिए अब आइए, जीटीए ने किसको दिया, एक अनरजिस्टर्ड बंदे को दिया, हाँ। इंक्लूडिंग एन अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अदर देन द
फॉलोइंग रिसिपिएंट, नेमली किसी फैक्ट्री को दिया, कोई अनरजिस्टर्ड बंदा, याद है वो आरसीएम में कवर कर रखा है, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने बोला था ना कि जीटीए अगर किसी किसी भी बंदे को अपनी सर्विसेज देगा तो वो आरसीएम लगता है। अब इन्होंने क्या हाँ, बोला कि अगर आप अनरजिस्टर्ड बंदे को सर्विसेज दे रहे हो, जीटीए किसी अनरजिस्टर्ड बंदे को देगा, तो वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एग्जाम्प्ट होगा। ओके, अदर देन द फॉलोइंग। नेक्स्ट, सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीटीए बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गुड्स इन द गुड्स कैरीज टू अ, ये गवर्नमेंट को दे रहा है सर्विसेज तो भी एग्जाम्प्ट, अगर जीटी किसी गवर्नमेंट को सर्विसेज देगा तो एग्जाम्प्ट है। हम्म। सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर a state transport undertaking a motor vehicle made to carry more than 12 passenger, exempt, बस की बात कर रहा है। अगर कोई हम्म। बंदा अपनी बस गवर्नमेंट को देती है कि लो भाई चलाओ, बस मंथली रेट हाँ। मुझे दे देना, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 50,000 मुझे दे देना, तो जो गवर्नमेंट उसको 50,000 रुपए देगी, क्या उसमें जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो, एग्जेम्प्ट है भाई। नो। और ये बात किसकी हो रही है? बस की, मतलब जिसमें 12 बंदे से ऊपर बैठ सके, 12 बंदे से ऊपर बस में ही बैठते हैं। अगर यही काम ई कॉमर्स ऑपरेटर करेगा तो क्या लगेगा? आंसर इज जीएसटी लग जाएगा। जीएसटी लगेगा। टोल चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू अ रोड और ए ब्रिज और पेमेंट ऑफ टोल चार्जेस, टोल चार्जेस लगते हैं ना 90 रुपए, 135 रुपए, 50 रुपए प्लस जीएसटी, नहीं लगेगा। तो टोल चार्जेस हम्म। पे ही मतलब टोल चार्ज जीएसटी लगेगा। अदरवाइज कल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टोल वालों को पकड़ेगी, जी टोल कलेक्ट कर रहे हो, हाँ जी चलो जी, टोल पे भी जीएसटी पे करो। क्योंकि सप्लाई की अगर हाँ। मानो कि आप याद हो, सप्लाई की डिफरेंस कितनी वाइड है। हम्म। सप्लाई इंक्लूड्स सेल, वाटर ट्रांसफर, लीज, एनीथिंग टोल तो सर्विसेज। एनएचएआई के कॉन्ट्रैक्ट्स में ही आ जाते होंगे ना। मैंने कॉन्टेक्स्ट में तो ये लिखे जाते होंगे ना कि मैं टोल चार्जेस कलेक्ट करूंगा, या गवर्नमेंट को मैं हर महीने 100 करोड़ रुपए दूंगा या 1 करोड़ दूंगा इस रोड नहीं से। नहीं, ये तो एनएचएआई के ही कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे ना। तो ये तो जितना भी इनका कमीशन वगैरह होता नहीं होगा वो नहीं तो मैम, एनएचआई देखिए को नहीं ही नहीं, करते होंगे। आई थिंक मेरे यहाँ से, मैं यहाँ पे एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा, एनएचएआई बोलता है बट वहां पे ना प्राइवेट प्लेयर होते हैं जो उठा लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट हाँ, पे, ठेके पे, कंट्रैक्टर्स, हाँ, कि भाई कंट्रैक्टर्स। मैं महीने के आपको एक ये 10 लाख दूंगा, मैं उससे 12 लाख कमाऊं या 15 लाख कमाऊं, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो याद करो सर्विस की डेफिनेशन, एनीथिंग हम्म। फॉर विच कंसिडरेशन इज रिसीव्ड, तो रिसीव्ड। वहां पे टोल कवर हो यस। जाएगा ना। हाँ। तो सप्लाई तो है बट हाँ। एक्सेप्ट कर दिया गया गवर्नमेंट ने। करेक्ट। करेक्ट। अगर मैं जीएसटी का वर्ल्ड बनाऊं, वर्ल्ड मैप, मतलब यूनिवर्स, अगर मैं यूनिवर्स बनाऊं जीएसटी का, हाँ। तो पेट्रोल बाहर है हम्म। और अल्कोहल बाहर है। कंज्यूमेबल लेकर। हाँ, हाँ, कंज्यूमेबल उसके लेकर। बाद सब कुछ जीएसटी के अंदर में आता है। हाँ। फिर करेक्ट। उसके अंदर आता है आपका सेक्शन 11, हम्म। जिसमें गुड्स को एग्जेप्ट कर दिया हाँ। और सर्विसेज को एग्जेप्ट कर दिया। फिर जो बच गया वो हो गया टैक्सेबल। हम्म। मतलब पूरा यूनिवर्स जीएसटी में आता है, सब कुछ खाली पेट्रोल और अल्कोहल को छोड़ करके, बाकी और गवर्नमेंट ने या तो अल्कोहल भी, और अल्कोहल भी कंजम्पशन वाली, फैक्ट्री वाली नहीं, जो फैक्ट्री में पेंट्स वेंट्स ये सब बनाने के लिए काम आती है, वो नहीं है एग्जाम, सिर्फ कंजम्पशन वाली एग्जाम है। यस वो क्योंकि यस वैट में आ रही है ना, यस, क्योंकि वैट में आ रही है। ठीक है। राइट। नेक्स्ट आता है सर्विसेज बाय वे ऑफ लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ राइस, राइस का लोडिंग स्टोरेज वेयर हाउसिंग क्या है? एग्जेम्प्ट है। हम्म। सर्विसेज बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वो क्या है? एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ पल्सेस फ्रूट्स सीरियल्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, ये वेजिटेबल्स। सब क्या है? एग्जेम्प्ट है। एग्जाम था। सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट, एग्जेम्प्ट है। अगर आप देखेंगे ये पोस्ट एग्जेम्प्ट है, लेकिन एक स्पीड पोस्ट होता है,
वो एग्जाम नहीं है, हाँ। ध्यान रखना। एक और अब क्लियर। नॉर्मल पोस्ट अभी, अभी रिसेंट क्या हुआ था कि नॉर्मल पोस्ट जो है वो खत्म हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ स्पीड पोस्ट चल रहा है। कोई करता नहीं है ना मैम। अब दुनिया में एक बात बताओ, हाँ, पहले क्योंकि कोई राखी नहीं, भेज अभी ईमेल ही चलती है। पहले राखी भेजने के लिए यूज होता था। हाँ, अब तो पहले सीधा लोग अमेजोन से सीधे ही पहुंचा देते हैं। अब पहले लोग चिट्ठी भेजने के लिए यूज करते थे। हाँ, अब वही तो ना, राखी भी इंग्लैंड लोग वगैरह कहाँ यूज होता है। अब तो राखी लोग अमेजन से डायरेक्टली डिलीवरी करा देते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, डायरेक्ट डिलीवरी जाती है अब तो। जहां से लिया और वही वही वाले भेजेंगे अब तो। और तो चिट्ठी का कॉन्सेप्ट बचा ही नहीं। मोबाइल और व्हाट्सएप आ गया। हाँ। हाँ, तो अभी रिसेंट ही हुआ था ये कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने बाकी की चिट्ठियां विट्ठियां बंद कर दी हैं, और अब सिर्फ स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड लेटर्स ही चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी। ठीक है जी। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी। मतलब कि जो आपके घर तक बिजली पहुंचाया जा रहा है, उसके बीच में जो खंभा लगाया जाएगा या उसमें बिजली ट्रांसमिट की जाएगी, वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। अगर उसको भी जीएसटी लगा दोगे तो भाई वो बिजली बहुत महंगी हो जाएगी। ठीक है। हम्म। बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ज्यादा हो गया मुझे लगता है। तो आप एक काम कीजिएगा, आप सब लोग जो भी क्लास में हैं, जो नहीं है उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा। इसमें 5 या 7 सर्विसेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो मुझे पढ़ाने हैं। एक एडवोकेट की सर्विसेज पढ़ाऊंगा, जी। एक पढ़ाऊंगा एजुकेशन की, हम्म। और एक पढ़ाऊंगा हॉस्पिटल की। ठीक। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे पढ़ाने हैं। बाकी तो सब 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 वही है कि गवर्नमेंट किसको सर्विसेज दे रही है, गवर्नमेंट किसे सर्विसेज ले रही है। एग्रीकल्चर वाला ऊपर आ गया, जो एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट था वो आ गया। चैरिटेबल ट्रस्ट आ गया। ठीक है। आ गया। बाकी जो इंपॉर्टेंट होगा मैं पढ़ा दूंगा। अदरवाइज ये क्लास 3 4 क्लासेस लेके चले जाएंगे। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार पढ़ के आइएगा। ज्यादा कुछ है नहीं, बड़े बड़े दिख रहे हैं पेजेस, बट ये ज्यादातर योजना ही है। प्रधानमंत्री योजना, इंश्योरेंस योजना, टोल वाले, पेंशन वाले, ये सब योजना के तहत जो भी आते हैं वो एग्जाम्प्ट होते हैं। बाकी सब है तो वो वही है, सारी चीज रिलेटेड। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप लोग पढ़ के आइएगा। मैं ये जी 5 सर। इंपॉर्टेंट तो पढ़ा दूंगा, बाकी सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास सर कब होगी? 26 को छुट्टी रहेगी या क्या है? आप ऑफिस तो नहीं आओगे? 26 छुट्टी है मैम। हाँ, तो अब हमारी क्लास, नेक्स्ट क्लास 28 में रहेगी, 28 को। 28 की भी आई थिंक आपकी छुट्टी होगी, क्लास कैंसिल होगी। मैं बता देता हूँ क्यों। 28 को मेरे को तो बैंगलोर में ना एक हियरिंग है, 11 अच्छा। बजे तो मैं शायद ट्रेवल अच्छा पे अच्छा। रहूंगा, तो नहीं हो पाएगा। तो देख लेते हैं तो